अगर कोई ब्रांड स्टार्ट करता है तो 5 ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी उसकी लाइफ में कि वो करे ही करे। कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले मुझे लगता है आपको 5 चीज़ों पे ग्रिप होना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आपने सही लोगों को अपनी टीम में बिल्ड किया है तो आपका नींव तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम। तीसरा आता है, चौथा मैं कहूँगा आपका फाइनेंस। अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजन शुरू में गलत है, या आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं है, या आपके फाइनेंशियल रेशियोज अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं टाइम पे, और पांचवा मैं कहूँगा सबसे बड़ा लीडरशिप। बिग जाइंट्स जो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए के, वो भी मार्केट में है, आप लोग भी मार्केट में हो, क्या डिफरेंशिएट है? तो पहले मैं बात करता हूँ इन बिग प्लेयर्स के बारे में आपसे। नो डाउट इनके आने से इंडस्ट्री का आउटलाइन चेंज हुआ है, लेकिन जो सदियों से, या मैं कहूँगा काफ़ी टाइम से जो मार्केट में रिटेल इंडस्ट्रीज है, मैं समझता हूँ कि वो आज भी इंडस्ट्री के बैकबोन है। अगर आपको तुरंत 1 घंटे में चश्मा चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? हाँ, उसी में जाओगे। कोई बड़ा ब्रांड आपके लिए ये सेवा नहीं देगा तात्पर्य। सेवा नहीं देगा। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे है सर, क्या हाल है, क्या लाइफ चल रही है, सब बढ़िया चल रहा क्या मार्केट में एकदम भोकाल मचा रखा है, ये बताइए। है। सब सही चल रहा है सर, बस मेहनत कर रहे हैं और चल रहा है। मेहनत पे ज़्यादा जोर देते हैं आप, जी बिल्कुल। लक पे बिलीव नहीं आपका? नहीं, ऐसा क्यों सर? मेहनत करोगे तो लक अपने आप आता है। कितना मेहनत करेगा कोई आदमी, मतलब छोटी सी तो जिंदगी है सर। मेहनत टाइम से डिफाइन नहीं कर सकते आप। हाँ। मेहनत, अगर आपको किसी चीज़ से लगाव हो और उसके साथ आप डेडिकेटेड रहो, तो वो अपने साथ आपके साथ भी उसी लेवल का कमिटमेंट ले आती है। क्यों करता है फाउंडर मेहनत सर? मतलब आप, फाउंडर की जर्नी रही है, काफी लंबी रही है, पैशन रहता है सर। थोड़ा और मतलब क्यों सर, क्या क्या अंदर से क्या आग निकलती है कि ये मेरे को करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है? कोई चीज़ को अगर आपने खुद एज अ बेबी की तरह अगर आपने उसे लाया हो और आप उसे ग्रो होते हुए देख रहे हो, हाँ। और आपके छोटे छोटे टारगेट जब आपको लगता है ये फुलफिल हो रहे, अच्छा ये टारगेट हो गया, ये गोल हो गया, आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये गोल हो गया, आगे, वो एक पैशन और वो एक किक जिसे मैं कहूँगा, वो जर्नी को डिफाइन करता है कि आप आगे कैसे लेके जाते हो खुद को। चलो मोहित जी, बात करते हैं आपके ब्रांड के बारे में। बॉन्जर लेंसेज जी, आपने कंपनी बनाई है, कब बनाई सर आपने, और इस डायरेक्शन में आप कब मूव हुए? अभिषेक भाई, मेरा जर्नी ऐसा है कि पिताजी का चश्मे का दुकान था। हम्म। चश्मे का दुकान है, इसलिए पढ़ाई भी बीएससी ऑप्टोमेट्री पूरी की। अच्छा। और पढ़ाई पूरी ख़त्म करने के बाद ऑब्वियसली पिताजी के चश्मे की दुकान को ज्वाइन किया। हम्म। वहाँ पे मेरा काम रहता था चश्मे लोगों के आई टेस्ट करना, सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसा अच्छा दिख रहा है ऐसा अच्छा दिख रहा है, तो यही किया है मैंने। चश्मे डिस्पेंस किए उनकी दुकान में। उनकी 20 साल जूनी चश्मे की दुकान है। रिटेल के अलावा उनका एक होलसेल का भी दुकान है। तो उसके साथ ट्रेड को अच्छी तरह से समझा कि मार्केट में किस प्रकार के लेंसेज जाते हैं, क्या नीड है, और किस तरह से मार्केट में चीज़ें डाली जा सकती है, क्योंकि वो पूरा फ्लो मुझे समझ में आया होलसेल की वजह से। और 2019 में ऐसा डिसीजन लिया गया कि मार्केट में कहीं कुछ प्रोडक्ट लाइन को लेके गैप है और हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो 2019 में हमारे कंपनी की हमने स्थापना की, बॉन्जर लेंसेज। बहुत छोटी सोच के साथ स्टार्ट की कि हम नासिक के एरिया को या सिर्फ पिताजी के रिक्वायरमेंट को कैटर करेंगे, और उस डायरेक्शन में हमने एक छोटा सा सेटअप रेंटेड स्पेस में कहूँगा 2009 में 19 में कंपनी इस्टेब्लिश करके, मैं कहूँगा जनवरी 2020 में हमने हमारे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी जी, लेंसेज? लेंसेज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बॉन्जर लेंसेज के नाम से। और जो ये हमने यूनिट डाला है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए है, स्पेक्टाकल प्रोग्रेसिव लेंसेज। ये लेंसेज उनके लिए है जिनकी उम्र 40 के बाद, जिनको दूर का और पास का दोनों नंबर लगता है, उनके लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड लेंसेज बनाते हैं। वाह। थोड़ा सी बताओ ना, थोड़ी बदमाशी करी कि आपने जब आप छोटे थे तो किसी के नंबर नहीं लगा हो और आपने बोल दिया आपके नंबर है? हाँ, ऐसे करते थे, कई बार करते थे कि भाई नंबर नहीं भी हो, क्योंकि क्या, सामने से पेशेंट आता है और बोलता है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके मन को समाधान करने के लिए कई बार छोटा नंबर देना पड़ता था कि हाँ भाई तेरे को चश्मे का नंबर है, अभी तेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि चश्मा लगा ले। अच्छा। ये तो काफी फन रहा होगा लाइफ में, मतलब जब स्टार्टिंग में तो वैसे तो सोचा नहीं होगा ब्रांड ब्रांड में ना बनता नहीं, है, ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से चिल लाइफ। 9 बजे की ड्यूटी, सुबह 9 बजे जाओ, शटर खोलो, चश्मे लोगों को पहनाओ, 8 बजे शटर बंद करो, घर पे दाल रोटी खाओ और सो जाओ, यही लाइफ थी। स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज नासिक एंड ब्रॉड ब्रॉड तो तो साथ नासिक। में ही करते थे क्या? मतलब स्कूल जाते थे फिर उसके बाद
कॉलेज क्या कॉलेज खत्म होने के बाद ही ज्वाइन नहीं, किया? कॉलेज के साथ पैरेलली दुकान पे मैं पिताजी के साथ लग गया। तो मैथ्स में तो स्ट्रांग हो गया, आपके मैथ्स में स्ट्रांग नंबर आते होंगे, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए बिजनेस में आए आप। ऐसा कह सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, पापा का बिजनेस बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, हम्म। बोलते हैं नहीं नहीं वो तो पुरानी सोच का तो बिजनेस। मैं भी पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करने वाला था। बहुत बढ़िया। तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि जब मैं बनना चाहता था पायलट। वो, और मैं पायलट की पढ़ाई भी करने गया, मेरे कुछ ग्राउंड पेपर्स एग्जाम्स भी क्लियर हो गए। और अगर आपको पता हो तो 2007 में एक रिसेशन आया था बहुत बड़ा। श्योर इट, हाँ हाँ, उनका 2007 में खतरनाक रिसेशन आया था और काफ़ी एयरलाइंस ने अपने पायलट्स को सैक कर दिया था उस टाइम पे। और मैंने तब मेरी पढ़ाई आधे में छोड़ दी, ये सोच के कि अगर जो एग्जिस्टिंग पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है पायलट में, उन्हें नौकरी नहीं है तो मैं क्या करूँगा नया बन के पायलट। तब मैंने सोचा कि 1 साल का ब्रेक लेते हैं, पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जब धंधे में घुस गया, धंधा समझ में आ गया, तो चलो फिर यही करते हैं। अच्छा, जब बिजनेस आपने फुल फ्लेजेडली ज्वाइन किया, जी। पापा के साथ में स्टार्ट कर दिया, तो इनिशियल टाइम में आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस होते थे उस टाइम पे? सिंस ये टेक्निकल बिजनेस है, इसे आप मेडिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, तो जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज ना हो तब तक आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। सिर्फ चश्मा पहनाना बिजनेस नहीं है, सामने वाले की नीड क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसको किस प्रकार के लेंस लगेंगे, ये समझने में थोड़ा समय गया। लेकिन धीरे 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 जब चीज़ें समझ में आती गई और पढ़ाई लिखाई भी पूरी होती गई तो उसका ग्रिप आते गया। तो 2019 में आपने अपना ब्रांड स्टार्ट कर ही दिया ना, सब देखा जाए तो, कि आप एक नए एंटरप्रेन्योर जर्नी में आ ही गए, जी। खुद के डिसीजन से, खुद की चीज़ों से। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे 2019-20 तब कोई चैलेंज आया आपको? नया जब बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग चालू किया तो उसमें बहुत चैलेंजेस शुरू में, क्योंकि पहले धंधा जो पिताजी से सीखा है वो ट्रेडिंग का सीखा है, लेना और बेचना आता है, बनाना नहीं आता है। तो फॉर बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लेंस मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा एक अलग लेवल का टास्क था मेरे लिए, क्योंकि बेचना तो यहाँ से लिया वहाँ बेच दिया वो सरल काम था, लेकिन लेंस बनाने के अंदर जो उसकी टेक्निकलिटीज थी या उसके अंदर जो आपको चीज़ें चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। केमिकल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, बारिश गिर गई तो आपके लेंस खराब हो जाते हैं, धूप गिर गई तो आपके लेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल ज़ीरो थी। तो ये सब चीज़ें सीखते 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 गाड़ी आगे जर्नी बढ़ी है। तो ये शुरू में जो बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरर, जो फर्स्ट लेवल के आपके दिक्कतें आती है प्रोडक्ट बनाने में, माल मार्केट में डालने में, फिर कस्टमर की कंप्लेंट सुनने में, उनकी गालियाँ सुनने में, भाई नहीं आ रहा है टाइम पे, अरे गलत आ रहा है, अरे क्वालिटी बराबर नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आप मैन पावर को कैसे संभालोगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की आपको आदत नहीं है, तो आपने स्किल लेबर कहीं से लाए तो उनको संभाल के रखना, ये सारी चीज़ें शुरू में आ गई, लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम अपने आप हल भी होती गई। चलो ये तो बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, तो मतलब अभी सुबह एक पॉडकास्ट किया तो वो बोल रहे थे कि कुछ जितने भी स्टार्टअप खुलते हैं 70% बंद हो जाते हैं फर्स्ट 3 ईयर में। आपने तो 7-8 साल की जर्नी निकाल दी है, तो 8-9 साल की जर्नी निकल गई है। तो अभी अगर कोई ब्रांड स्टार्ट करता है तो 5 ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसकी लाइफ में कि वो करे ही करे? कोई ब्रांड चालू करने से पहले, मैंने ब्रांड भी नहीं कहूँगा, मैं कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले मुझे लगता है आपको 5 चीज़ों पे ग्रिप होना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगा ह्यूमन एचआर, मैन पावर। अगर आपके पास सही रिक्रूटमेंट सिस्टम्स है और अगर आपने सही लोगों को अपने टीम में बिल्ड किया है तो आपका नींव तैयार हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा। जब छोटा सा सेटअप था, हमने चालू किया था कुछ 9 लोगों की टीम के साथ, लेकिन धीरे 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 मैन पावर बढ़ते गया। तो हायरिंग का प्रोसेस हम कैसे करते थे, ये डिसाइड कैसे करते थे कि ये बंदा मेरे लिए कंपनी में काम करने लायक है कि नहीं है। तो मैं क्या करता था, उस बंदे को एक केबिन में बाहर बिठा देता था इंटरव्यू लेने से पहले। कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं, कोई उसकी डिग्री नहीं देखते थे हम, भाई तुम 8वीं पास हो तो भी चलेगा, आ जाओ, मुझे काम करने के लिए आदमी चाहिए अभी। उसको एक कमरे में बिठा देते थे और उसको 10 मिनट वहीं पे छोड़ देते थे। उसके बाद उसको मैं मेरे केबिन में ले आता था और उसको बोलता था ये पेन पेपर ले भाई, तूने वो कमरे में क्या देखा लिख। टीवी देखी, कंप्यूटर देखा, पंखा देखा, ट्यूबलाइट देखी, कैमरा देखा, लिख। अगर वो बंदा 10 से 15 आइटम लिख ले पेपर पे, यानी वो मेरे काम का बंदा है, क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। उसने मोबाइल में टाइम पास नहीं किया वो कमरे में बैठ के, हालांकि उसने आजू बाजू में क्या चल रहा है वो देखा। उसको मैं पूछा कि तू बैठ के मेरे कंपनी के बारे में क्या देख रहा था, क्योंकि वहाँ पे ग्लास विंडो रहता था और वो बाहर कंपनी के ऑपरेशंस देख पाता था। तो क्या काम चल रहा है बता। अगर उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स है तो वो मुझे सही तरीके से कर देगा और वो बंदा मेरे काम का है। ना डिग्री मेरे काम की, ना उसका कोई सर्टिफिकेट या पहचान मेरे काम का। और इस तरह से हमने रिक्रूटमेंट किया और वो बंदे जो हमने आज रिक्रूट किए वो मेरे इंडिविजुअल टीम्स को लीड कर रहे हैं आज भी। वाह, तो गुड ऑब्जर्वर कैन लीड ए कंपनी। एग्जैक्टली। गजब बात हो गई। फर्स्ट इज एचआर। हाँ। सेकंड, आपका जैसे ही पहला पिलर एचआर हो गया, उसके बाद आपको चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम।
तो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम शुरू में कोई भी कंपनी में अलग से होती नहीं, जो फाउंडर रहता है वही सेल्स एंड मार्केटिंग करता है। तो धंधा आता था, बेचने आता था, तो वहाँ पे मेरा ग्रिप स्ट्रांग था, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता था कहाँ पे मार्केट में नीड है, वहाँ पे मैं कैटर कर पाता था। Correct. तो वो चीज़ क्लियर हो गई। तीसरा आता है WCP। WCP को कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस। यानी आप जो सिस्टम्स बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सिंगल फ्लो मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, SOPs, अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्लो में इजीली काम देता है, आउटपुट जल्दी आता है, टाइम पे आता है, अच्छी चीज़ आती है। तो इसे हमें सेट करने में टाइम गया, लेकिन ये हमें आज की तारीख में हमारा बैकबोन है। Correct. चौथा मैं कहूँगा आपका फाइनेंस। अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजन शुरू में गलत है, या आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं है, या आपके फाइनेंशियल रेशियोज अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो इसी वजह से, जैसे आपने शुरू में मेंशन किया कि 70% कंपनी स्टार्टअप्स फेल होते हैं, तो मेन फैक्टर उनका ये रहता है कि आप जो फाइनेंशियल डिसीजन शुरू में गलत लेते हैं, या आप कहते हैं ना मन की सुनते हो, दिमाग की नहीं, तो वो आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रिक्टनेस वो टाइम पे ज़रूरी है। और पांचवा मैं कहूँगा सबसे बड़ा लीडरशिप। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिविजुअल लीडर्स तैयार कर सके, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको मैंने रिक्रूट किया वो अब मेरी टीम को लीड करते हैं, Correct. तो ये लीडर्स ही आपको आगे ले सकते हैं, लेकिन आपको वो लीडर करना है तैयार। Right. और मैं आपको यहाँ पे एक और जगह पे करेक्ट करूँगा, सिर्फ 5 एस्पेक्ट्स नहीं है, इसमें एक छठा एस्पेक्ट है जो मैंने मेरे जर्नी में सीखा है। क्या है वो? वो ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक काम नहीं करोगे, तो आपको कहीं पे भी आगे रिजल्ट नहीं दिखेगा जल्दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सिस्टम में डालो, उसका SOP बनाओ, उसका एक फॉर्मेशन बनाओ, जैसे कि वो तकलीफ रिपीट ना हो। तो हमारे खून में, हमारे कल्चर में, हमारे कंपनी में इस तरह से इनबिल्ट हो गया है कि प्रॉब्लम आया, इसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। जी। अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, जी। स्पेक्स, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कॉन्टैक्ट लेंसेज और स्पेक्टेकल दोनों अपने जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट अच्छा, फायदा कौन देता है? आप सही आंसर दे पाओगे इसका? जी, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज कैसे रहते हैं, अगर आपको एक वाइडर व्यू ऑफ विजन चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आपको चश्मा पहनने से दिक्कत है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज उनके लिए एडवाइजेबल है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, जैसे कि आपको हाइजीन कंडीशन मेंटेन करने पड़ते हैं, हर बार हाथ क्लीन करना पड़ता है, और कॉन्टैक्ट लेंसेज 8-10 घंटे के प्रोलॉन्ग एडवाइजेबल कई बार किसी किसी को सूट नहीं होते। मैं नहीं कहूँगा एडवाइजेबल, किसी किसी को सूट नहीं होते। और चश्मा ऐसी चीज़ है जो कन्वीनियंट है, घूमे फिरे जेब से निकाला लगा दिया, तो ये कन्वीनियंस का एक फैक्टर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चश्मा पहनने के बाद आप वो पर्सनालिटी डिफाइन होती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। टेक्निकलिटी अगर मैं बोलूँगा तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है यूजुअली मायोपिक पेशेंट्स के लिए, मायोपिक में आपको कहना चाहूँगा जिनको फार साइटेड, जिनको दूर की दृष्टि की दिक्कत है, उनके लिए एडवाइजेबल है। नज़दीक के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंसेज आए हैं, लेकिन अभी तक मार्केट में वो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जो चश्मे हैं वो दूर के लिए तो है ही, लेकिन आप चश्मा जब बनाओगे तो दूर और पास के लिए भी बना सकते हो, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज में आपको वो बेनिफिट नहीं दे पाता। एक ही बार के लिए बनेगा, मतलब एक ही, या तो दूर का देख सकते अगर हैं, आप पास का देख सकते हो, तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पास का पहनोगे तो आप उसमें फिर कॉन्टैक्ट लेंस निकाल के दूर का तो नहीं देखोगे। करेक्ट। तो वो आपको केस टू केस सिनेरियो में एडवाइजेबल है। अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस आजकल वो कलर्स में भी तो आ गया ना, कि आपका ब्लू आईज हो जाए। हाँ, ये एक नया फैशन डेवलप हो गया है अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेके। आजकल 1 डे कॉन्टैक्ट लेंसेज के, आप आज ये फंक्शन में जा रहे हो, आपने ब्राउन कलर का ड्रेस पहना है, ब्राउन कलर के लेंस लगा दिए, तो ये एक ट्रेंड में है। और वो जेनजी, जो मैं कहूँगा जो जनरेशन है आज का, उनको मजा आ रहा है, भाई, आंखें चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है। हाँ, उनको मजा आ रहा है और वो जा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत गजब हो गया। अच्छा, ब्लू लाइट जो ब्लॉकिंग ग्लासेस आते हैं, जैसे इस पे लग जाता है, जी, ये वास्तव में काम करते हैं वो? ब्लू लाइट या ब्लू ब्लॉक लेंसेज को लेके एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में। मैं आपको पहले तो समझाना चाहूँगा कि इसमें 2 प्रकार के लेंसेज होते हैं। एक होता है ब्लू फिल्टर लेंसेज और एक होता है ब्लू ब्लॉक लेंसेज। ठीक है। अब ब्लू फिल्टर लेंसेज क्या होता है, ये नॉर्मल लेंस रहता है, पर इस लेंस के ऊपर ब्लू फिल्टर कोटिंग की जाती है, जिस वजह से आपके डिजिटल डिवाइसेस से आने वाले ब्लू लाइट को वो फिल्टर करता है। ब्लू फिल्टर लेंसेज एडवाइजेबल उन कस्टमर्स के लिए या उन पेशेंट्स के लिए है जिनका वर्किंग आवर्स 3 से 4 घंटा हो गया, कभी कभार मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, उनके लिए ब्लू फिल्टर एडवाइजेबल है। जो ब्लू ब्लॉक लेंसेज है, ये लेंसेज में मटेरियल एम्बेडेड लेंसेज रहते हैं, जिसमें ये ब्लू लाइट मटेरियल वाइज ब्लॉक होता है। ये जो लेंसेज रहते हैं ये UV 420 नैनोमीटर्स तक ब्लॉक करते हैं।
इसलिए ये डिजिटल स्ट्रेन जिनका डिजिटल यूज़ में कहूँगा 7 8 9 घंटे से ज़्यादा है उनके लिए एडवाइजेबल है। लेकिन सिंस ये यूवी लाइट जिसका वेवलेंथ 420 नैनोमीटर्स तक है ब्लॉक करते हैं, इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है कि ये गुड यूवी लाइट या गुड ब्लू लाइट जो आंखों के लिए ज़रूरी है उसे भी ब्लॉक करता है। और जो लोग ये 35-35 हज़ार रुपए के चश्मे लगा लेते हैं रेबेन के, और जिसमें सिर्फ ग्लासेस होते हैं, विजन का नहीं है, सनग्लासेस के सन ग्लासेस है बट वो लगाए रखते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है सर? अब ये देखो ये तो शौक की लगाना बात है। चाहिए नहीं, मतलब 24 घंटे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? आप सनग्लासेस की बात कर रहे हैं, चश्मे की बात कर रहे हैं? चश्मे हैं बट उनके वो नज़र नहीं है, मतलब नज़र का चश्मा नहीं है वो। शो के लिए हाँ तो ये भी फैशन की बात है। हाँ। मैं आपको जैसे कहा कि चश्मा कभी कभी किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो किसी किसी को लगता है कि चश्मा लगाने के बाद मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। भाई तू क्या दिख रहा है, अरे तूने रेवैन का चश्मा पहन लिया, अरे भाई तूने अच्छा सा फेटनेकल बना लिया, तेरे को तो सूट कर रहा है। तो कई बार वो अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए चश्मा पहनते क्या लोग ईएमआई पे लेते हैं सर चश्मा भी? हैं। जी लेते हैं? लेते हैं। आप कैसे भी लेते हैं? नहीं, अभी हमारे जो रिटेलर्स है जिन्हें हम सप्लाई करते हैं जी उनसे लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आजकल तो चश्मे भी ईएमआई पे मिल रहे हैं। अच्छा, एक सिनारियो समझाने की कोशिश करो सर, बिग प्लेयर्स मतलब जी बिग जाइंट्स जो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के हैं, वो भी मार्केट में है, आप लोग भी मार्केट में हो, जी क्या डिफरेंशिएट है? मतलब जैसे मान लो एक आदमी का परसेप्शन क्या होता है कि मैं कहाँ पे जाके चश्मा लूंगा, आपकी दुकान पे जाके लूंगा कि उनकी दुकान पे जाके लूंगा, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? तो देखिए यहाँ पे दो दो चीज़ें हैं। एक हम्म, आप जिन बिग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो है, और एक है जो रिटेल आउटलेट्स जो सदियों से ये धंधा चला रहे हैं या इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ इन बिग प्लेयर्स के बारे में आपसे। तो नो डाउट इनके आने से इंडस्ट्री का आउटलाइन चेंज हुआ है। हम्म, इन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड की है या जो इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया है उससे मार्केट में एक काफ़ी हद तक वाइड स्प्रेड तक एक नया रिटेल एक्सपीरियंस आया है। लेकिन जो सदियों से या मैं कहूँगा है काफ़ी टाइम से जो मार्केट में रिटेल इंडस्ट्रीज है, मैं समझता हूँ कि वो आज भी इंडस्ट्री के बैकबोन है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ और मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। मान लीजिए कि अगर आपको तुरंत 1 घंटे में चश्मा चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? आपके पापा के बताए हुए एक चश्मे की दुकान में जाओगे क्या किसी मल्टी ब्रांड में जाओगे? मैं तो आप पहला वाला जो बोला आपने, हाँ, उसी में जाओगे। तो अभी तो मैं तो जाऊंगा। तो मैं उसके पीछे आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि कैसा है। जो बैकबोन है जिसे मैंने कहा जो रिटेल इंडस्ट्री में हमारे ऑप्टिकल आउटलेट्स है, जो हमारे रिटेलर्स है या डीलर्स है हमारे लिए भी, मैं समझता हूँ ये बैकबोन है। क्यों? क्योंकि इनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट। दूसरा, ये इंडिया में अगर कोई धंधा चलता है ना तो वो रिलेशन पे चलता है और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलता है। अगर आप किसी के पास कोई प्रॉब्लम लेके जा रहे हो और वो बंदे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आप उसके पास अफेक्शनेटली इंक्लाइन हो जाते हो। तो ये जो रिटेल आउटलेट्स है ये आपके प्रॉब्लम को समझते हैं कि आप घर में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आपका उठना ऑफिस में भी है, घर में भी है, आपका ड्राइविंग ज़्यादा है। तो इनको आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पता है, तो वो उस हिसाब से आपको केटर कर सकते हैं क्योंकि इनका एक्सपर्टीज़ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्लस ये आप इनको रात को कभी भी 10 बजे फ़ोन करके बोल दो कि भाई मेरे को चश्मा चाहिए, कल देना ही है, तो ये तुरंत खड़े हैं। कोई बड़ा ब्रांड आपके लिए ये सेवा नहीं देगा तात्पर्य। सेवा नहीं देगा। और चौथा मैं समझता हूँ कि अगर आपका चश्मा बिगड़ भी जाता है, जो ये रिटेलर्स है, ये रिटेलर्स आपको डंडी टाइट करनी है, नोज पाइट टाइट करना है, तो ये खुद भी आपके लिए कारागिर भी बन जाएंगे कि भाई आ जाओ फटाफट करके लेके तो जब दो उसके शायद आप पे चार्ज भी नहीं करेंगे। लेकिन ये अफेक्शन आपको बड़े ब्रांड से नहीं मिलेगा। वो आपको 4 दिन के बाद बुलाएगा, सर हमारा कारीगर यहाँ नहीं है, हमें भेजना पड़ेगा। तो ये बिजनेस जो है मुझे लगता है अपने आप वापस रिलेशन की तरफ झुक जाएगा। कर आज आप भी खड़े ही हो तो इसका मतलब है कि ये बात जो बोल रहे हो आप ट्रू है। जी। वाह। तो जैसे आपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगाने का सोचा कि तो बदला लेने की भावना थी या फिर प्रूव करना था कि इंडिया भी ये काम कर सकता है? बदला तो नहीं कहूँगा मैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन था, लेकिन इस हद तक उसे स्केल करेंगे इसका मुझे भी उस समय एहसास नहीं था कि हम उसे इस हद तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा समझिए कि उस टाइम पे ऐसा एहसास था कि एक मार्केट में गैप था कि एक जगह पे मारुति 800 बेचने वाले इंडियन प्लेयर्स थे और एक जगह पे आपके मर्सिडीज और BMW बेचने वाले MNC कंपनीज थे। करेक्ट। लेकिन बीच का सेक्टर केटर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इंडियन कंपनीज माल तो दे रहे थे लेकिन क्वालिटी एट पर शायद उतनी नहीं थी, और जो MNC कंपनीज थे वो क्वालिटी दे रहे थे लेकिन वो रुपया डॉलर के माध्यम से ले रहे थे। करेक्ट करेक्ट। वो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके आपसे ले रहे थे। तो हमने वो गैप आइडेंटिफाई किया हाँ। और वो गैप को केटर करते गए हम। चलो तो बहुत बढ़िया। आप एक कम्युनिटी से जुड़े हो, TLC कम्युनिटी, जी टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी। जी। तो ये कम्युनिटी क्या है, क्या करती है और आपको कैसे इसने एलिवेट किया?
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, इंडस्ट्रियलिस्ट का, ट्रेडर्स का, और नासिक बेस्ड है। इसमें कुल मिला के आपके कुछ 250 से 300 इंडस्ट्रियलिस्ट अभी इस ग्रुप में हैं। तो ये ऐसा समझिए कि ये ऑफलाइन एमबीए कोर्स है हमारे लिए। इसमें हम क्या करते हैं, महीने में 2 बार संडे को मिलते हैं, और जैसे आपके कॉलेज की डिग्रीज रहती है या एमबीए के कोर्सेज रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये उसमें हमें क्लासरूम में बिठा के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे सिखाते हैं। और जो हमें सिखाते हैं ये कोई टीचर्स नहीं है, ये बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट है इस इंडस्ट्री में, जो सालों से काम कर रहे हैं, सालों से टर्नओवर कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। तो एक छोटा सा नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे बिल्डअप किया गया है नासिक में, और ये नए एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर कर रहा है। वाह। तो अभी आपका क्या मिशन विजन है, मतलब कैसे मूव करना चाह रहे हो आगे? आप ब्रांड से ब्रांड को थोड़ा सी और दिखा सकते हो कि क्या है, कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हो? ये तो रिटेल का दिख रहा है, ये तो हाँ, तो हम, हमारे मेन कस्टमर्स रिटेलर्स ही है ना। रिटेलर्स ही है सर। हाँ, सारे ऑप्टिशियंस जो है वो हमारे रिटेलर्स है। एट प्रेजेंट हमारा सप्लाई पैन इंडिया ऑलमोस्ट है ही। और अगर आप मेरा विजन मिशन जानेंगे तो पहला है कि हम एक ऐसा क्वालिटी एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कस्टमर को जो एट पार ग्लोबल स्टैंडर्ड के रहे। करेक्ट। दूसरा, हम हमारा प्रेजेंस पैन इंडिया हर जगह पे चाहते हैं, हर स्टेट में हमारा प्रेजेंस चाहते हैं, जैसे कि हम हर इंडियन कंज्यूमर को एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लेंस दे सके। करेक्ट करेक्ट। तीसरा, हम चाहते हैं अचीव करना स्पीड एंड रिलायबिलिटी। जितना जल्द से जल्द हम पहुंचा सके हमारे कंज्यूमर तक, वहाँ पे हमारी जीत है। करेक्ट। तो आप कैसे स्केल करोगे, मतलब इसको आप भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर जगह पे लगाओगे इंडिया में, या फिर कोई एआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे जिससे रिटेलर को सस्ता सामान मिल सके, या फिर कुछ हो सके? तो इसमें कैसा है सर कि हर जगह पे फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में इंडिया में लॉजिस्टिक्स इस तरह से काम करता है कि आप सोच नहीं सकते। आप पलक झपको आपका मटेरियल वहाँ पहुँच जाएगा, बस आपको कनेक्शन वैसे चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से आपको काम करना है। अब अगर मुझे कहीं माल पहुँचाना है तो मैं कई बार तो कुरियर्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई ट्रैवल वाले पे डिपेंडेंट हूँ। हमने कई कई लोकेशंस के लिए खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम बना दिया है। मान लो जैसे मुझे अभी माल यूपी भेजना है महाराष्ट्र से, तो कोई भी कुरियर वाला मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी नहीं दे पाएगा। हमने एक ट्रेन के अटेंडेंट को पकड़ लिया, उसको पार्सल थमा दिया, उसने 12 घंटे में वहाँ पहुँचा दिया। ये जुगाड़ है जहाँ पे काम करता है, लेकिन ये लॉजिस्टिक सिस्टम इतना ज़बरदस्त है इंडिया में। हाँ। आप बस पकड़ो, आप ट्रेन पकड़ो, आप रिक्शा वाले को थमा दो, आप टैक्सी वाले को थमा दो, जहाँ चाहिए आपकी लेंस यूँ पहुँच जाएगी। तो आपको सेटअप कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाह, इतनी इतनी शानदार, मतलब स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाना सीखा बिजनेस में, मतलब कि ये सब काम हो सकते हैं? मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज जो बनाई आपने काम बिजनेस हाँ, बढ़ाने की, ये कैसे सीखी अभी आपने? अभी सिंस मैं नासिक से आया हूँ, तो नासिक में सबसे पहला प्रॉब्लम हमें यही आया था एज अ टायर टू सिटी, कि हम माल बना तो लेते थे लेकिन अलग अलग शहरों में पहुंचा नहीं सकते थे। हाँ। तो ये हमारा सबसे पहला सीबीआई था। अच्छा। सीबीआई में कहूँगा क्रिटिकल बिजनेस इशू। तो हमारी जर्नी भी ऐसी ही रही है, एक सीबीआई को सॉल्व करते गए हैं, उसे हमने हमारा केएसएफ बनाया, यानी की सक्सेसफुल फैक्टर। यानी जब ये प्रॉब्लम आया लॉजिस्टिक्स का, और जब हम इसे क्रैक करते गए, तो हमारे लिए हमें ऐसा लगा कि हम रादर जो हमारा कॉम्पिटिटर मेजर टायर 1 सिटीज़ में बैठा है, हम उससे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा की सक्सेसफुल फैक्टर बनते गया, और अभी हमने एक टीम डेडिकेट कर दी कि अगर कोई कस्टमर की इंक्वायरी आती है तो पहले वहाँ माल कैसे पहुंचाना है वो बताओ, फिर बाद में हम रेट और क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। पहले पहुंचा देते। पहले पहुंचाने की बात करो, उसको एक सैंपल एनालिसिस भेज दो, उसको प्राइस लिस्ट का सेट भेज दो, भाई तेरे पास कितने दिन में पहुंचा, कल पहुंच गया, ठीक है अब बात करेंगे रेट के बारे में। तो मतलब रेट तो इसमें कितना डिफरेंशिएट आता होगा, मतलब कोई 5-10% का मार्जिन नहीं होता होगा ऊपर, मतलब कोई जैसे मान लो आपके साथ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जी। और रिटेलर को सामान दे रहे होंगे, तो कितना डिफरेंस आ जाता होगा प्राइस रेंज में? जैसे मान लो कोई 100 रुपये का आइटम है, तो क्या आप उसको 50 रुपये में दे दोगे, या फिर कोई 150 रुपये में दे रहा होगा? इसमें कैसा है, एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन है, और हर इस सप्लाई चेन में हर एक का अपना अपना मार्जिन रहता है जो 10 to 20% के आसपास का रहता है। करेक्ट। अब मान लीजिए मैं एज अ मैन्युफैक्चरर, मैं माल यहाँ से सप्लाई चेन में पहले दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को, जो एक सिटी वाइज बैठा होगा, और वो एक जगह से माल लेके वहाँ के ऑप्टिशियन मेरे भाइयों को माल पहुँचा देगा। करेक्ट करेक्ट। ऑप्टिशियंस के पास माल पहुँचने के बाद वो माल कारीगर के पास जाएगा, जो लेंस फ्रेम में फिटिंग करेगा, वो वापस वो रिट्रीव करके फिर पेशेंट को पहनाएगा। तो ये मल्टीपल लाइन है, और उसमें हर एक पॉइंट पे हर एक का 10 to 20% मार्जिन ऐड होता है। करेक्ट। अब एक चीज़ बताओ कि जैसे आप तो दुकान पे बैठते थे, तो पहले क्या उम्र दराज लोग ज़्यादा आते थे, और आज के टाइम पे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, या पहले बच्चे ज़्यादा आते थे, या आज उम्र दराज लोग ज़्यादा आ रहे हैं? पहले दोनों आते थे। पहले दोनों आते पहले दोनों आते थे, बच्चे भी आते बच्चे थे, भी आते थे कपड़े और लोग उम्र भी दराज भी आते थे। हम्म। अब मैं कहूँगा थोड़ा ट्रेंड हो गया है, अभी उम्र दराज लोग ज़्यादा आते हैं,
क्योंकि आज के जनरेशन में लोग थोड़े कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरह शिफ्ट हो गए। किसी किसी को बच्चों को चश्मा नहीं पसंद है तो वो आई सर्जरी करा देते हैं। लेकिन उम्र दराज, जैसे कि मैं कहूँगा आफ्टर द एज ऑफ 40, ये एक मस्कुलर डिजनरेशन होता है आंखों में, जिसमें आपको दूर का और पास का दोनों नंबर लगता है, और उसके बाद तो आपको चश्मा लगाना ही है। तो इस वजह से उम्र दराज लोग फिर अपने आप बढ़ते गए। अच्छा, इसमें लेंसेज की प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे होती है सर? मतलब कोई 5,000 का भी चश्मा आएगा, लेंस 5,000 का भी होगा, कोई 10,000 का भी होगा। क्या फ्रेम की कॉस्ट ज़्यादा है या लेंसेज की कॉस्ट ज़्यादा है इसमें? इसमें एक तो अगर आपका शौक है तो फ्रेम का कॉस्ट तो ऐड हो ही जाता है, फ्रेम का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर आई है, अगर आपको आपकी आंखों की कदर है, तो लेंस का कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाता है। और 5,000 10,000 में समझता नहीं महंगा है। अगर आप वही लेंस को डिवाइड बाय 365 डेज में समझता हूँ, चश्मा 1 साल भर के लिए चलता है। और अगर आप उस चश्मे को, उस कॉस्ट को, अगर मान लीजिए आपने 365 भी अगर दिन चश्मा पहन लिया और आपने एक 10,000 रुपये का चश्मा बनाया होगा, तो मोरलेस आप आपके आंखों के रोज का 20 से 25 या 30 रुपये खर्च कर रहे हो। करेक्ट। आप 20-25 रुपये तो यूं कहीं पे भी खर्च कर दोगे, तो अपने आंखों पे क्यों नहीं? सही बात। तो मैं उसे महंगा नहीं समझूंगा। और इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने हाल ही में बॉन्जर नेक्सस एआई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी के साथ है। कैसे यूटिलाइज कर रहे हो एआई को आप इसके अंदर? तो हमने इसमें एक कंपनी है फ्लोरिडा यूएसए की, उनसे हमने लेंसेज के डिज़ाइन परचेस किए हैं। और इन लोगों ने कुछ एल्गोरिदम से, मान लीजिए एक पायलट है, और एक पायलट का काम है डैशबोर्ड पे सब चीज़ें देखना, नज़दीक का देखना। तो ये उसके लिए पर्टिकुलर एक केस सिनेरियो हो गया। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है प्रिस्क्रिप्शन देखना, पेशेंट को एग्जामिन करना। एक इंजीनियर है जो डिस्टेंस का काम ज़्यादा करता है। तो ये केस टू केस सिनेरियो में इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया, जिसमें 8K टेक्नोलॉजी से इन्होंने लेंस में पावर जनरेट किया है। और वो पेशेंट को उसके पर्पस के हिसाब से उस एरियाज में जूम ज़्यादा मिलेगा, क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। ये शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या ये पूरा ऑनलाइन इंडस्ट्री हो सकता है कभी, कि मतलब शॉप पे जाना ही ना पड़े, सब ऑनलाइन ही चश्मा लोग खरीद ले? नहीं, ये कतई मैं नहीं अच्छा समझता कि ये ऑनलाइन जाएगा। रादर आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑनलाइन से रिटेल में इसलिए है क्योंकि वो ऑनलाइन सक्सेस नहीं हुए हैं। ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ये अगर आपको चश्मा लगाने के बाद सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये आप फील कर सकते हो, कैमरा पे नहीं देख सकते। तो आपको रिटेल के साथ जुड़ा ही रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री, रिटेल एक्सपीरियंस में जाना ही जाना ही चाहिए। पड़ेगा। ये वाह, मैं खाने पीने की दुकानों से ज़्यादा आजकल चश्मे की दुकानें देख रहा हूँ मैं, कि हर 500 मीटर पे एक ब्रांड ने अपने 2-2 3-3 आउटलेट खोल रखे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोग खाना पीना तो नहीं कर रहे हैं, पर चश्मे ज़्यादा ज़रूर पहन रहे हैं। तो आंखों का इस्तेमाल भी तो उतना हो रहा है। वाह। अच्छा सर, अभी बताओ कि कोई ब्रांड अपने आप को ग्रो करना चाहता है, मतलब जैसे मान लो कोई नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि कैसे अपने ब्रांड को ग्रो करें? मैंने पहले 5 एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताया, वो तो इम्पोर्टेंट है ही परफेक्ट है। है। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बिल्ड करो जो प्रॉब्लम ना ढूंढे बट सॉल्यूशन ढूंढे। शुरू में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, है ना यार। मेरे को तो याद है कि 8 महीना पहले यानी चालू करके 8 या 9 महीना हो गए थे, और मैं पिताजी के साथ ऐसे जैसे आपके साथ बैठा हूँ, टेबल के अक्रॉस बैठा था और कह रहा था, पापा मुझसे नहीं हो रहा है। मेरे आँख में पानी था उस समय, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहा है। ये मशीन सब बेच देंगे अभी, और जो मिलेगा उससे बैंक का लोन छोड़ देंगे, बाकी जैसे जैसे दुकान पे कमा रहे थे, कमा कमा के बंद कर देंगे, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये जर्नी में सबके आता ही है। करेक्ट। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ें उस टाइम पे सॉल्व होते जाती है, और आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने के लिए। तो पिताजी ने क्या बोला, मतलब कि भैया बेटा कर ले, क्या हो जाएगा अब वो क्या? टाइम पे कोविड था, तो और कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उन्होंने भी कहा कि भाई लागत पूरी घर गिरवी रख दिया है और सब कुछ लगा दिया है, तो अभी इसको आगे ऐसे ही बढ़ाओ, जो होगा देखा जाएगा, बस बढ़ते जाओ। और फिर वो हैबिचुअल हो गया, और फिर उसका एक अलग टेस्ट आने लगा। जब टारगेट स्पीड होने लगे, समझ में आने लगा एस्पेक्ट, बनाते कैसे समझ में आने लगा, तो फिर धीरे 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 इंटरेस्ट भी बिल्ड होते गया उसमें। वाह, मतलब आप अकेले सिंगल पार्टनर हो इसमें, अभी आप खुद से मैनेज कर रहे हो सब कुछ ये चीज़? घर के 5 मेंबर्स हैं, मॉम, डैड, हम्म। छोटा भाई और मेरी वाइफ। तो आप सब पूरा फैमिली ऑन बिजनेस इसको कर रहे हो अभी? वाह, तो अभी आपकी कोई शॉप खोलने का मन है, मतलब इंडिया में जैसे फ्रेंचाइजी बांटने का मन है कि आप करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे जो सप्लाई चेन में है वो है मेन रिटेलर्स, और मैं मेरे रिटेलर्स का कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहूँगा। रादर मैं उन्हें एम्पावर करूँगा। उन्हें एम्पावर करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स भी लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेरा खुद का एक व्हाट्सएप चैनल भी है। और मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करे। अगर वो ग्रो करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ग्रो करूँगा। तो मैं कभी भी रिटेल में एंटर नहीं करूँगा। तो अभी जब मान लो आपसे कोई जुड़ना चाहता है, कोई भी रिटेलर जुड़ना चाहता है, पॉडकास्ट को देख रहे हो, जी।
तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? तो हमारे पैन इंडिया हर स्टेट में, हर टायर 1 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारी टीम अभी सफाइस करती है कुछ 250 लोगों की। और आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और अगर आपके नज़दीकी एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना भी हो तो हमें कनेक्ट करा देंगे आपको उससे। कोई एप्लीकेशन फॉर्म है क्या आपका? मतलब कैसे बात करेंगे आपसे? मतलब अगर सामान लेना होगा तो क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, जो रिटेलर है वो मेरा भाई है, उसे माल देना मेरा फर्ज है। मैं इंडिया में वो कितने रिटेलर होंगे? मतलब जो चश्मे की दुकान वाले रिटेलर कितने होंगे बहुत इंडिया में? कितना बहुत नंबर्स? बहुत नंबर में बोलूँ, बहुत बड़ा नंबर है ये। आप ऐसा मान के चलिए कि छोटा सा शहर है हमारा नासिक। उस नासिक शहर में आबादी होगी 25 से 30 लाख की। और चश्मे की दुकान है तकरीबन 350 से 400। 30 लाख पे 300-400 दुकान? जी 14-15 लाख रिटेलर्स होंगे जी पूरे इंडिया में जी चश्मे वाले? जी, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। वाह, तभी तो इतना बड़ा कंपनी का आईपीओ है जो 70,000 करोड़ का है यार। वो हाँ। मैं कहूँगा उनका जो मार्केट शेयर है हम्म। बहुत छोटा और नॉमिनल है। अच्छा, मा- बहुत छोटा है। हाँ, मार्केट अभी बहुत बड़ा है। हाँ। और मेन जो कहूँगा बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है वो ये रिटेलर्स ही है। रिटेलर्स ही नहीं? जी। वाह। तो पहले ये सब रिटेलर्स चाइना से सामान खरीदते थे या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते थे, और अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बनने चालू हो गई है? पहले डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते थे और वो इंपोर्ट करके खरीदते थे। अभी पिछले 5-6 साल में मेक इन इंडिया के आने के बाद मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें रैंप अप हो गई है, स्केल अप हो गई है। काफ़ी चीज़ें यहाँ बन रही है और बहुत अच्छी बन रही है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होते हुए देखा है मेक इन इंडिया के माध्यम से। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज़ के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से, या ट्रेनिंग के माध्यम से। अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ये भी लॉन्च किया है जेड सर्टिफिकेशन, जिसे मैं कहूँगा। तो उस माध्यम से गवर्नमेंट लोगों को ट्रेन भी करना चाहती है। चलिए, मोहित जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। जेड सर्टिफिकेट क्या है मोहित जी ये? जेड सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म है ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ स्कीम है। ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट इस तरह से है कि आप अच्छी चीज़ भी बनाइए और वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट भी ना करे। और इसमें उन्होंने क्राइटेरिया इस तरह से बांधा है कि उनके कुछ टोटल कुल मिला के 20 क्राइटेरियाज है, जिसमें वो हर कंपनी को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इस तरह से रेटिंग देते हैं, जिसमें गोल्ड सबसे डिफिकल्ट अचीवमेंट है अगर किसी कंपनी को मिलता है। ऐसा मान लीजिए कि आपका जो आईएसओ सर्टिफिकेट रहता था वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, लेकिन जेड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज के माध्यम से बनाया है। एंड आई एम प्राउड टू शेयर बॉन्जर लेंसेज इज जेड सर्टिफाइड गोल्ड। गोल्ड में मिला आपको? जी वाह, तो ये तो बहुत शानदार बात हो गई कि मतलब आप ऐसा जो काम कर रहे हैं आपको गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है। जी, और गवर्नमेंट और ऐसे गवर्नमेंट कम लोगों को रिकॉग्नाइज करती है। नहीं, गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स ले रही है इसमें। और उस सर्टिफिकेट लेने के प्रोसेस में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस तरह से चीज़ें की जा सकती है। एक उससे लंबा कुछ बेनिफिट मिला आपको? मतलब आपको मार्केट लीडर बनने में कुछ इम्पैक्ट पड़ा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम द फर्स्ट इंडियन लेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसे गवर्नमेंट ने जेड सर्टिफिकेट गोल्ड का रिकॉग्निशन दिया है। अब उससे क्या होता है कि जो एंड कंज्यूमर है उनके सामने हमारे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। और जो हमारे रिटेलर्स है वो उसे कॉन्फिडेंटली डिस्टेंस भी कर सकते हैं कि दीज आर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डन मोहित जी, बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं आप, और ऐसे ही करते रहिए। एक बार आपका ब्रांड का बॉक्स आप दिखा दिए, मतलब किसके अंदर? ये हमने हाल ही में हम्म। लॉन्च किया था हमारे बॉन्जर नेक्सस एआई प्रोडक्ट के साथ, जिसमें हमने ये बॉक्स के पीछे भी एक स्टोरी है। अगर आप पे पता होगा कि जब आईफोन नया नया आया था तो उसका जो कवर खुलता है तो वो ऐसे तुरंत नहीं खुलता है, वो एक स्लोली वे में खुलता है। क्यों? उसके पीछे की स्टोरी क्या है कि आपके कंज्यूमर को एक अनबॉक्सिंग का फील आना चाहिए। करेक्ट। और उन्होंने उसे कुछ साल तक पेटेंट भी किया था, मैं समझता हूँ। हाँ। अब मार्केट में ओपन है शायद ये। तो हमने जो बॉक्स बनाया है उसको भी हमने उस कंसेप्ट से बनाया है कि आप स्लोली वो अनबॉक्सिंग फील ले सके। दूसरा, उसके अंदर हमने 2 कंपार्टमेंट्स बनाए हैं इस केस में, जिसमें एक में हम कस्टमर को स्प्रे बॉटल एंड क्लीनिंग क्लॉथ देते हैं। दूसरा, आप उसके ऊपर आपका स्पेक्टेकल रख सकते हो। तो इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मी एज अ पर्सन जिसका घड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा मेरी घड़ी के केसेस कैरी करता हूँ। तो अगर आप स्पेक्टेकल ले रहे हो और आप स्पेक्टेकल का शौक रखते हो तो आप इसे क्यों नहीं कैरी करते? फिर हाथ में हैंडी भी है और आप 2 चश्मे भी एक साथ ले सकते हो। आप चश्मा और गॉगल एक साथ डाल के कैरी कर सकते हो, तो आपके मल्टीपर्पज सॉल्व होते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये डिज़ाइन करके रिसेंटली मार्केट में बॉन्जर नेक्सस एआई प्रोडक्ट के साथ डाला था। और ये
प्रोडक्ट बहुत शानदार दिखा मेरे को वैसे। सनग्लासेस, जस्ट सनग्लासेस। मतलब अच्छे दिख रहे हैं। एंड ऐसे लोगों को इंस्पायर करते रहिए थैंक यू सो मच। और सब लोगों को एम्पावर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर